हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अपना वेक्टर्स का इनिशियल पार्ट कंप्लीट कर दिया। यस, इनिशियल पार्ट सिर्फ कंप्लीट हुआ है, अभी वेक्टर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि एक्चुअल फिजिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में वेक्टर्स का यूज होगा, काफी दूर तक का हम लोग सीख चुके हैं, और फिर जैसे ही जहां पे वेक्टर्स की और किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी मैं बता दूंगा। मैथ्स के भी और कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी, वो भी जहां पे आएगा मैं देता जाऊंगा। अभी हम लोग पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। टेक्स्ट बुक में यह तीसरा चैप्टर है, मैं इसको पहला इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअल फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में भी दो पार्ट में हम लोग डील करेंगे। मोशन इन ए प्लेन, मीनिंग समझ में आ रही है इसका? किसी भी प्लेन पे ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो सकता है। तो सर मैथ्स की टॉपिक है। 8 में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस सीख चुके थे। यस, वहीं से इसको फिर से स्टार्ट करना है। 8 में जो सीखा था हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, वहां से आगे बढ़ना है। फिजिक्स में हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमें खुद को कहीं से कहीं जाना है, पैदल चल के जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, प्लेन में भी जा सकते हैं, शिप में भी जा सकते हैं। किस स्पीड से मोशन करना है, किस स्पीड से जाना है, कितनी दूर जाना है, उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना डीजल लगेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इसी सब चीजों की बातें करनी। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना साइंस का। उसी ट्रांसपोर्टेशन के बिल्कुल बेसिक्स में हम लोग आ गए हैं। अभी पहले मेजरमेंट की बात करेंगे, कितनी दूर जाना है, कैसे जाना है, किस स्पीड से जाना है, कितनी देर में पहुंचेंगे, एंड सो ऑन। तो उसमें भी पहला टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, जहां पे कि हमारा मोशन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन के ऊपर लिमिटेड होगा। प्लेन में बी अर्थ सरफेस ऑल्सो। अर्थ के सरफेस पे भी हम लोग मूव कर सकते हैं, वो भी एक प्लेन है ना। अर्थ सरफेस एक प्लेन है इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए पूरे के पूरे अर्थ का सरफेस अगर ले लें वह एक प्लेन है। तो प्लेन में अगर हम लोग बात करें तो मोशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना। पहले हम लोग मान लो इधर जा रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन चेंज करके इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गए। तो एक प्लेन में मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। पूरा का पूरा 360 डिग्री का ऑप्शन अवेलेबल है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्शंस में जाने के लिए, डायरेक्शंस में घुसने के पहले पहले सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वह हमारा होगा मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन ए प्लेन में भी मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन बोले तो आगे एंड पीछे, आगे एंड पीछे, या यूं बोलो पीछे एंड आगे। एक फिक्स्ड रास्ता है। ऐसा तभी होता है जैसे रेल की पटरी बिछी हुई है। रेल की पटरी बिछी हुई है, एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है। इन तीनों के बीच में यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से कभी यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से चले यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, इस तरह की चीजें। वन डायमेंशन, सीधा सीधा आगे और पीछे, आगे और पीछे। अभी हम लोग ऊपर लेफ्ट राइट की बात नहीं करेंगे, पहले सिर्फ आगे पीछे की बात करेंगे। इनफैक्ट इन सब में घुसने के पहले हम लोग को जो जानना है वह क्या है, जो टॉपिक स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा हुआ था, क्या? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। मीनिंग क्लियर है? रेस्ट मतलब स्टेशनरी है। रेस्ट मीन्स समथिंग इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मीन्स स्टेशनरी, है ना। नो मूवमेंट इन्वॉल्व।
जैसे कि मुझे देख लो, मैं अभी चेयर पे बैठा हुआ हूं, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं एट रेस्ट, कोई मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं जहां बैठा हूं बिल्कुल वहीं बैठा हूं, मेरे हाथ में पेन है, जब तक इस पेन को मैं हिलाऊंगा नहीं तब तक यह एट रेस्ट है, रेस्ट पे है ना। लेकिन लेकिन यदि मैं इसको डिफाइन करने की बात कर रहा हूं तो कुछ तो बात होगी जो इसमें कवर नहीं हुई, कुछ तो और बात होगी। अगर इतनी सी बात होती तो बताने की क्या जरूरत थी, ये तो सबको पता है रेस्ट का मीनिंग। हम लोग जब फिजिक्स की बात करेंगे, हम लोग जब फिजिक्स की बात करेंगे तो जब भी रेस्ट बोलेंगे, कौन किसकी तुलना में रेस्ट पे है, हु इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू whom, हु और व्हाट इज एट रेस्ट, पहला सवाल, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। एक ट्रेन में जब हम लोग जाते हैं, एक ट्रेन में या कार में जब चलते हैं, तो ट्रेन में जो दो लोग बैठे हैं, जैसा इस पिक्चर में दिख रहे हो, जैसा इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन में चार लोग खड़े हैं, तो ए की तुलना में बी का कोई मूवमेंट हो रहा है क्या? ए बी सी डी, मान लो इन चारों का नाम रख देता हूं मैं, ए बी सी एंड डी। ए की तुलना में बी का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हम लोग ट्रेन में बैठ करके पड़ोस वाले पैसेंजर से बात कर सकते हैं, घंटों बैठ करके बात कर सकते हैं, दिन भर बैठ करके बात कर सकते हैं, चाहे एक दिन में वो कहलगांव से दिल्ली क्यों न पहुंच जाए। कहलगांव से दिल्ली पहुंच गई है ट्रेन, हमारा भी मोशन हो रहा है, हम भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, कहलगांव में फरक्का एक्सप्रेस में चढ़े हो, धीरे धीरे आराम से चलते हुए एक दिन बाद ये दिल्ली पहुंचा देगी, मेरे साथ जो चढ़ा है वह भी दिल्ली पहुंच जाएगा, तो हमारा मूवमेंट तो हो रहा है। अगर मैं ट्रेन में बैठ गया तो हमारा मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन मेरे साथ जो बगल वाली सीट पे बैठा हुआ पैसेंजर है, उसकी तुलना में तो मैं रेस्ट पे हूँ, हम लोग दोनों एक दूसरे से कंटिन्यू बात कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन से ए इट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। इस कहलगांव दिल्ली को हटाओ, ट्रेन है जो कहलगांव से दिल्ली जा रही है, हम लोग बोल सकते हैं ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ट्रेन में इकट्ठे जो लोग बैठे हैं उनके तुलना में, एक दूसरे की तुलना में वो लोग रेस्ट पे हैं। लेकिन फिर वहीं देखो, अगर ए अभी अपनी सीट से उठ करके बाथरूम की तरफ जाने लग जाता है, ए अपनी सीट से उठ करके बाथरूम की तरफ जाने लग जाता है, तो ए और बी में क्या होगा? ए इज एट रेस्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। इफ ए इज गोइंग टू वॉच द वॉशरूम, इफ ए इज गोइंग टूवर्ड्स बाथरूम, अब क्या होगा? ए इज नॉट एट रेस्ट, नॉट एट रेस्ट हो गया अब, विथ रिस्पेक्ट टू बी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? रेस्ट भी अब इतना आसान नहीं रह गया, जब हम लोग फिजिक्स में घुस गए हैं तो रेस्ट भी इतना सिंपल नहीं है, रेस्ट के साथ भी कितनी सारी कंडीशंस आने लग गए। यदि मान लो एक इन ए बी सी डी का कोई दोस्त था ई, जो कहलगांव में ही रह गया, जो कहलगांव में ही रह गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ए इज नॉट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ई, विथ रिस्पेक्ट टू ई। वहीं अब सोचो कि ट्रेन कहलगांव से खुल रही थी और खुलते खुलते प्लेटफॉर्म खत्म भी नहीं हुआ कि किसी ने विकम कर दिया। होता है ऐसा, प्लेटफॉर्म से निकलने के पहले ही ट्रेन फिर से रुक गई है। जब दोबारा ट्रेन रुक जाएगी तो ए ट्रेन के बाहर है, ए ट्रेन के अंदर है, ए ट्रेन के अंदर है और ई ट्रेन के बाहर है, पर दोनों एक दूसरे की तुलना में क्या हो गए? एटरेस्ट पे हो जाएंगे, एटरेस्ट हो जाएंगे। देखो कितनी तरह के कंडीशन आ सकते हैं, अब कितने तरह के कंडीशन आ सकते हैं।
ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर यह सब डिपेंड करेगा। और इसके बाद और देख लो, अब दो ट्रेन कभी कभी साथ वाले ट्रैक पे चलने लग जाती है ना थोड़ी देर के लिए। मान लो एक साथ दो दो ट्रैक पे दो ट्रेन एक साथ चल रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की तुलना में क्या होगी? एक दूसरे की तुलना में एट रेस्ट होगी। तो जब भी हम लोग रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें जरूरत पड़ेगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहां से देखने की बात कर रहे हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू, जो बोल रहे थे ना अभी तक, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस जगह से हम लोग देख रहे हैं, जिस जगह पे खड़े होकर के मोशन को देख रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मुझे जैसे तुम लोग मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे होगे अगर, तो मेरी पिक्चर जो स्क्रीन पे आ रही है वो तुम्हारी टू कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू योर आइज, द मोबाइल इज एट रेस्ट, है ना। ऑल्दो तुम चलते चलते देख सकते हो मोबाइल में मेरा वीडियो, ये वीडियो तुम लोग चलते चलते मोबाइल में देख सकते हो। व्हेन यू आर नॉट इन रेस्ट, यू आर इन मोशन। बाइक पे चलते चलते देख सकते हो, कार में बैठे बैठे देख सकते हो, बट मोबाइल इज ऑलवेज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर आइज, है ना, तभी तो देख पा रहे हो ठीक से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कहां से देखने की बात कर रहे हैं। एक कार में बैठकर मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो still the mobile or whichever device you are using, the device is at rest with respect to your eyes, तभी देख पा रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से देख रहे हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन को कहां से देखा जा रहा है, मोशन को कहां से देखा जा रहा है? मोशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम वेयर, कहां से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। तो यह हम लोग का फिजिक्स का बैकग्राउंड है। इसी चीज को हम लोग को इस चैप्टर में स्टडी करना है। हम लोग जब इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ेंगे, हम लोग जब इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ेंगे तो हम यह बात नहीं करेंगे कि इंजन में कितना हॉर्स पावर है, कितना पेट्रोल लग रहा है, ये सारी बातें नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ यह बात करेंगे कि किस स्पीड से जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे। तो काइनेमेटिक्स, यह चैप्टर हम लोग का है काइनेमेटिक्स का। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? कंप्यूटर जी मेरी फोटो को जरा छोटी कर दीजिए। यस, काइनेमेटिक्स अब दिख रहा है ना। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which studies motion without asking about the cause of motion। यहाँ पे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे कि कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, या फोर्स कौन लगा रहा है, पेट्रोल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सारी बातें नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ चीजों की स्पीड को नापने की बात करेंगे। अब सिर्फ नापने की बात करेंगे, सिर्फ स्पीड को नापने की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीड को नापने की बात करेंगे। इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है, उसका हम लोग अभी पहला चैप्टर देख रहे हैं। पहले चैप्टर में भी हमें क्या देखना है अभी? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मींस वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। जैसा कि मैंने बताया था, रेल की पटरी बिछी हुई है या कोई रोड बना हुआ है, इसी रोड पे हम लोग को आगे पीछे कर सकते हैं। इस चैप्टर में अभी हम लोग इस चैप्टर में इसमें इसी रोड के ऊपर आगे पीछे करना अलाउड है, और कुछ भी अलाउड नहीं है। रुक सकते हैं, जाते जाते कहीं भी रुक सकते हो, फिर आगे जा सकते हो, फिर पीछे आ सकते हो, फिर आगे जा सकते हो, फिर पीछे आ सकते हो, फिर आगे जा सकते, फिर पीछे जा सकते हो, फिर और आगे जा सकते हो, बट कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। लेफ्ट एंड राइट टर्न्स आर नॉट अलाउड। चलो, यह तो बैकग्राउंड था। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल बात के ऊपर।
अब हमने बात की कि कितना डिस्टेंस है यह मेजर करना है, डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात करनी है। देखो है ना, डिस्टेंस की मेजरमेंट, ये जो दिया स्केल कुछ इसी तरह का स्केल होगा ना। एक रास्ता है, एक रास्ता है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है जो इधर उधर कर सकता है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन में कुछ इसी तरह का डायग्राम बनेगा हमारा। कैसे बनता है ये सब कुछ मैं बताता हूँ। तो पहले दो चीजों के बीच में डिस्टेंस नापने की बात आएगी। दो चीजों के बीच में डिस्टेंस नापने की बात आएगी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक स्केल है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यह एक स्केल है, और इस स्केल पे अगर कहा जाए P से Q का डिस्टेंस नापना है तो क्या आएगा। देखो ये मीटर की स्केल है, बहुत लंबी चौड़ी स्केल है ये। P से Q का डिस्टेंस नापना है तो कैसे नाप सकते हैं हम लोग। 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 होगा ना मीटर। पी क्यू का लेंथ पूछा गया है तो 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 मीटर होगा। यह क्लियर है या यह बताना है कैसे नाप सकते हैं। यहां पे देखो मार्किंग किया हुआ है, कोई एक पॉइंट जीरो रहा होगा, कोई एक ओरिजिन रहा होगा जहां से इस स्केल का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड मार्क किया हुआ है नंबर लाइन की तरह, कोई एक ओरिजिन रहा होगा जहां से सब कुछ मार्क किया हुआ है। तो इस ओरिजिन से P का डिस्टेंस 360 मीटर है, इसी ओरिजिन से Q का डिस्टेंस 240 मीटर है। इन दोनों डिस्टेंस को जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें PQ डिस्टेंस मिल गया। PQ डिस्टेंस निकालने का और कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है PQ डिस्टेंस निकालने का हम लोग का। ये स्केल की बात, ये कॉपी पे बना हुआ एक लाइन सेगमेंट तो नहीं है कि जिसको स्केल से नाप सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच का कैसे निकालेंगे। कभी भी किसी पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो हम लोग को फिजिक्स में, तो किसी एक ओरिजिन से, किसी एक ओरिजिन से दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करना होगा, है ना। ओरिजिन से P का डिस्टेंस मेजर करना होगा जो कि होगा 360 मीटर्स, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस मेजर करना होगा जो कि होगा 240 मीटर्स, एंड दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा OP माइनस OQ इज इक्वल टू 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो यह जो हमने मेजर किया ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस OP जो मेजर किया, OP ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन, पॉइंट का मेजर करो, ऑब्जेक्ट का मेजर करो, बॉडी का मेजर करो, कार का मेजर करो, किसी का भी मेजर करो, नापना है पहले पोजीशन। कहां से पोजीशन नापना है, किसी एक ओरिजिन की तुलना में। तो पोजीशन किसको बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन। इस ओरिजिन को हम लोग को फिक्स मानना है। जब तक इसको फिक्स नहीं करेंगे, जीरो पॉइंट कहां पर यह तय नहीं करेंगे, तब तक कैसे मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एक किसी फिक्स्ड ओरिजिन से डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का नापेंगे तो उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लोकेशन और पोजीशन दोनों एक ही बात है, लोकेशन और पोजीशन। ओरिजिन से मेजर करना होता है इसको, ओरिजिन से क्या लोकेशन है। पॉइंट P का लोकेशन या पोजीशन पूछा जाए तो 360 मीटर्स, पॉइंट R का पूछा जाए तो, पॉइंट R का पूछा जाए लोकेशन तो R इज 120 मीटर्स ऑन द लेफ्ट बोल सकते हो, या माइनस 120 मीटर भी बोल सकते हो। अगर हम लोग 120 मीटर में नेगेटिव साइन लगा दिए तो ऑटोमेटिक पता चल गया ना कि यह लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में यह पता चल गया ना। तो पोजीशन में हम लोग को यह भी पता लगाना होगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। लेफ्ट और राइट से हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग राइट को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ग्राफ जब भी बनाते हैं तो क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब बनाते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होता है, इस तरफ जाओगे तो यह पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो यह
नेगेटिव होता है। सेम चीज, सॉरी, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव होता है। सेम चीज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस हमारे पास है, सिर्फ एक्स एक्सिस है, तो हर एक पॉइंट का एक पोजीशन है। राइट साइड वाला पोजीशन सारा पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव है। फिर पाथ है, पाथ लेंथ, दूसरा कॉन्सेप्ट है पाथ लेंथ। कहीं से कहीं हम लोग अगर जाना चाहते हैं तो उस पाथ का कोई लेंथ होगा, होगा ना। पी से क्यू अगर जाना है तो इस पाथ का लेंथ 120 मीटर होगा, हम लोग निकाल चुके हैं ना। पी से क्यू यदि जाना है तो इस पाथ का लेंथ 120 मीटर होगा। कैसे निकालते हैं हम लोग पाथ लेंथ, कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकालते हैं। पाथ लेंथ, यदि सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में है, यदि सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर सकते हैं। यदि कुछ हम लोग का चेंज हो गया, मान लो कि ऑब्जेक्ट ओ से लेकर के पी तक जाता है, फिर वापस क्यू पे आ जाता है, पाथ लेंथ ओ से पी एंड देन बैक टू क्यू, ओ टू पी टू क्यू निकाल सकते हैं ना। कैसे निकलेगा? ओ से पी जाने का मतलब 360 मीटर्स प्लस पी से क्यू आने का मतलब 120 मीटर, जो कि आ जाता है 480 मीटर्स। अब देखो क्या हो गया, ये कुछ गलत तो नहीं किया ना, कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन कुछ अनयूजुअल चीज नोटिस कर रहे हो। हम लोग 480 मीटर ट्रेवल कर चुके हैं, लेकिन पहुंचे कहां पे है? 240 मीटर ही दूर पहुंचे हैं। ऐसा किस लिए हुआ? बहुत सिंपल है, बोलो सर वापस आ गए तो क्या होगा? वापस आ गए तो यही होना था ना। बिल्कुल सही बताया, यही होना था और यही हुआ है। हम लोग जब एक पाथ लेंथ नापते हैं तो सीधा सीधा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको नापते हैं, है ना। ओ से पी का डिस्टेंस नापा, फिर पी से क्यू का डिस्टेंस नापा। इस चीज को बोलते हैं हम लोग पाथ लेंथ। अगर हम लोग ओ से आर की तरफ भी जाते, ओ से आर की तरफ जाते, ओ से आर अगर पहुंच जाते तो पाथ क्या होता? पाथ लेंथ ओ टू आर, इसका पाथ लेंथ कितना होता? 120 मीटर, है ना। अब देख लो पाथ लेंथ हम लोग का पोजीशन से कुछ अलग आ रहा है, पोजीशन से अलग आ रहा है। ऑफ कोर्स बात भी सही है, पोजीशन अलग होता है, पाथ लेंथ अलग होता है। तो पाथ लेंथ, लेकिन एक बात है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, पाथ तो हमेशा पॉजिटिव होगा। पाथ तो जीरो से कम नहीं हो सकता है ना। जैसे ही पहला स्टेप बढ़ाया, चाहे किसी भी तरफ बढ़ाओ, जैसे ही पहला स्टेप बढ़ाया तो कुछ बढ़ गया, पाथ इंक्रीज हो गया, जीरो से ज्यादा हो गया। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, पाथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे निकालना है पता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। यह फिजिक्स का टर्म है, यह पहले नहीं सुना था ना। पहले सुना था क्या डिस्प्लेसमेंट? यह पहला कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे अभी हम लोग हैं। जैसे ओ से क्यू की बात किए थे हम लोग, अभी ओ से क्यू की बात कर रहे थे, ओ से क्यू की बात कर रहे थे, तो कैसे निकालेंगे इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 240 मीटर्स होगा, 240 माइनस 0 इज इक्वल टू 240 मीटर्स, यही होगा ना। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये देखो अब फिजिक्स आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। वहां पे x2 क्या है? फाइनल पोजीशन, एंड x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, पहले कहां थे उसकी तुलना में अभी कहां पहुंच गए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो O से Q के केस में हम लोग देख चुके हैं, O टू Q
डिस्टेंस हम लोग का आया था 480 मीटर, यहां आया था डिस्टेंस 480 मीटर, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात की हमने, डिस्प्लेसमेंट की जब बात की हमने, तो सिर्फ और सिर्फ आ गया 360 मीटर्स। 360 आया ना, क्या था क्यू का लोकेशन, 240 मीटर, सॉरी। 240 माइनस 0 इज इक्वल टू 240 मीटर्स। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग हो गया, है ना। तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ होता था, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ, दोनों सही एक ही चीज है। डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है यह पाथ लेंथ से कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है यह पाथ लेंथ से कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा कैसे होगा, ज्यादा कैसे होगा, जितनी दूर जाओगे उतनी ही दूर पहुंचोगे ना, उससे आगे कैसे पहुंचोगे। तब मान लो मैं कहलगांव से चला घोघा तक गया, तो बीच में सबौर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। जितनी दूर जाएंगे उतनी ही दूर जाएंगे, लेकिन अगर वापस डायरेक्शन चेंज कर दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में घूम गए, जैसा कि इस केस में हो रहा है, ओ से पी तक गया, वापस क्यू पे आ गया, वापस क्यू पे आ गया, यहां पे देखो ना वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम हो जाएगा। इस हालत में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से या तो कम होगा या बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ये अलाउड नहीं है। The magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traversed by the object। यही तो हम लोग बात कर रहे थे। O से O टू P की अगर O टू Q की अगर बात करें हम लोग, O टू P Q, सॉरी नॉट P, O टू Q की बात करें अगर, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 240 मीटर्स, एंड डिस्टेंस कितना आया था, 480 मीटर्स। और वहीं अगर O टू R की बात करें, O टू R P होते हुए, O टू पहले P जाना है फिर R पे आना है, पहले O टू P एंड देन टू R। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या निकल सकता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, याद रखना x2 माइनस x1, x2 कितना है, माइनस 120 है, P का R का पोजीशन कितना है, R का पोजीशन कितना है, माइनस 120 है, यहाँ पे R का पोजीशन माइनस 120 है, माइनस इनिशियल पॉइंट 0 जो कि हो गया माइनस 120 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया, यह क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया, यह क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है मतलब सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ नहीं है, हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन है, बस। माइनस इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन हियर। पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ था, पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ था, नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ है। माइनस प्लस हम लोग का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर नहीं है, ये डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का नेगेटिव 120 आ गया। और डिस्टेंस की अगर बात करते तो क्या होता, डिस्टेंस की बात करते तो O टू P गया था पहले एंड देन P टू R गया था, यही हुआ था। यहाँ पे कहां पे लिख दूं मैं, तो O टू P देन P टू O लिख दो पहले, P टू O एंड देन O टू R। ये कितना होता है 360 प्लस P टू O, P टू O, O टू P का डिस्टेंस 360 नापा, P टू O का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस 360, नहीं प्लस 360। डिस्टेंस हमेशा प्लस रहता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस होता है। हम लोग क्या नाप रहे थे अभी, डिस्टेंस नाप रहे हैं।
360 प्लस 360 प्लस O2R माइनस 120, डिस्टेंस नाप रहे हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस 120 यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। ये टोटल क्या आ गया 840 मीटर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब देख रहे हो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी डिस्टेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी डिस्टेंस पॉजिटिव है, पी से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी डिस्टेंस पॉजिटिव है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तभी तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह का निकलेगा माइनस 120। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल होना चाहिए यहाँ पे। An old person moves on a semicircular track of radius 40 meters during a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches the other end, find the distance covered and the displacement of the person. सेमी सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह से जा रहा है कोई, है ना, इस पाथ पे जा रहा है। बस ओल्ड मैन जो भी है 40 मीटर के रेडियस का है, या सर सेमी सर्कल 40 मीटर्स का है, तो पाथ लेंथ कितना होगा, पाथ लेंथ कितना होगा, को ओल्ड मैन कहां से स्टार्ट कर रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन ओ, तो यहां से स्टार्ट करके सेमी सर्कुलर ट्रैक पे यूं जाता है वो, एंड रीचेस दी अदर एंड, यहां तक पहुंच रहा है, सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक पहुंच रहा है ना। तो पाथ लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर का आधा पाई इंटू आर होगा, पाई इंटू आर इज इक्वल टू 40 पाई मीटर्स, 40 पाई मीटर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहां से मिनिमम डिस्टेंस नाप देना है। अभी हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन देख रहे थे, लेकिन 2D में अगर जब हम लोग आ जाएंगे तो सीधा सा इस डिस्टेंस को नाप देना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा, बस इसी लाइन सेगमेंट को मेजर कर देना है। लाइन सेगमेंट का लेंथ कैसे आएगा, कितना आएगा, 2 इंटू रेडियस 2r, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर्स। 80 मीटर्स। देखो 40 पाई करेंगे तो कितना होगा, पाई की वैल्यू 3.1 भी अगर ले लो, 3.1 भी ले लो तो 123 मीटर्स होगा। तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ हम लोग का 123 मीटर्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 80 मीटर्स है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस, हमेशा चाहे जो भी हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन या फिर इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से कम हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। खैर, कॉन्सेप्ट क्लियर है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर। एक घंटे में क्या होगा, घड़ी की देखो, घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई है, मिनट वाली सुई है, तो एक घंटे में क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना करके वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगी। एक घंटे में सर्कल बना करके वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो इससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0 ऐसा होगा। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यह स्टेटमेंट गलत है, इसको काट देता हूं मैं, यह स्टेटमेंट गलत है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बाद में देखेंगे, इसको अभी छोड़ दो। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, उसको हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस वीडियो में समझ में आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी अगर समझ में आता है तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।